नमस्कार दोस्तों। हम भूगोल के लेक्चर सीरीज़ में पहले पृथ्वी की सामान्य जानकारी पढ़ चुके थे, जिसमें अपन अक्षांश, देशांतर सारी चीज़ें देख चुके थे। पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध क्या होता है, पूर्वी गोलार्ध क्या होता है और पश्चिमी गोलार्ध क्या होता है, सारी चीज़ें देख चुके थे। और उसमें भारत की भी अवस्थिति अपन देख चुके थे। तो भारत पृथ्वी के किस गोलार्ध में स्थित है, तो वो कौन सा था, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित था। यहाँ तक अपन पढ़ चुके थे। अक्षांश और देशांतरी विस्तार अगर अपन देखें अभी भारत का, तो भारत का जो उत्तरी अक्षांश है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो उत्तरी अक्षांश जो है कहाँ से कहाँ तक है, अगर मुख्य भूमि की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेके ऊपर अपन चलेंगे तो 37 डिग्री 6 मिनट तक यहाँ भारत उत्तरी गोलार्ध में फैला हुआ है। वहीं अगर अपन मुख्य भूमि को नहीं ले और भारत के जो दक्षिणतम बिंदु है, जो इंदिरा पॉइंट है, वहाँ से अगर अपन बात करें तो भारत की अवस्थिति क्या है, उत्तरी गोलार्ध में 6 डिग्री 4 मिनट से, या कहीं कहीं क्या मिलता है 6 डिग्री 7 मिनट से लेकर अगर अपन उत्तर की ओर चलते हैं तो 37 डिग्री 6 मिनट तक यहाँ अपना भारत का विस्तार है। वहीं अगर अपन बात करें किसकी, पूर्वी अक्षांश देशांतरी विस्तार की, तो वो 68 डिग्री 7 मिनट से लेके कहाँ तक चलेगा, यहाँ पर जो पूर्वतम बिंदु है अपना वो कौन सा है, 97 डिग्री या 97 डिग्री और 25 मिनट तक अपना भारत फैला हुआ है। वहीं अगर अपन इसके बिंदुओं की बात करें कि सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो सबसे पूर्वी बिंदु जो है वो की बीथू है, जो कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। क्या नाम है इसका, की बीथू जो है सबसे पूर्वी बिंदु भारत का है। वहीं अगर सबसे पश्चिमी बिंदु की बात करें तो सबसे पश्चिमी बिंदु अपना कौन सा है, यहाँ पर आता है गुजरात के सरक्रिक वाले हिस्से में स्थित है, जिसको गोहर या कहीं कहीं गोर भी मिलता है, गोर माता, गोर मोती, जो कहाँ पर स्थित है, सरक्रिक गुजरात में। कहाँ स्थित है, सरक्रिक गुजरात में। वहीं अगर अपन सबसे दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो दक्षिणतम बिंदु दो मिलते हैं। एक मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु मिलता है जो कैप केमोरिन मिलता है। जो दक्षिणतम मुख्य भूमि का जो बिंदु है कैप केमोरिन, ये कहाँ पे है, कन्याकुमारी में स्थित है। कहाँ पे है, कन्याकुमारी में। और कन्याकुमारी कहाँ आती है, तमिलनाडु में। वहीं अगर अपन बात करें किसकी, भारत का दक्षिणतम बिंदु, ये मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु था कैप केमोरिन। वहीं अगर अपन बात करें कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो वो है अंडमान निकोबार द्वीप में, या यूं कहें कि ग्रेट निकोबार द्वीप में सबसे दक्षिण पॉइंट जो स्थित है वो इंदिरा पॉइंट है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि इंदिरा पॉइंट का एक और किस नाम से इसको जाना जाता है, तो इसका एक और नाम जो है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, पिगमेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। इंदिरा पॉइंट का एक और नाम क्या है, पिगमेलियन पॉइंट। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा, इंदिरा पॉइंट या पिगमेलियन में से कोई एक ऑप्शन में होगा तो वो लगाना है। अदरवाइज अगर वो ये पूछे कि मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो कैप केमोरिन है, जो कहाँ, कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। इसके बाद अपन बात करते हैं कि भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। तो उत्तर से दक्षिण जो भारत की लंबाई है, उत्तर में इंदिरा कोल से लेके अपन कैप केमोरिन तक की बात करते हैं, तो ये इसकी लंबाई 32-14 किलोमीटर है। वहीं अगर अपन यहाँ गोहर या गोरमोती से अपन बात करते, किबूती या उत्तर पश्चिम इसकी दूरी की बात करते हैं, तो संपूर्ण ये दूरी है 29-14 किलोमीटर। कितनी है, 29-14 किलोमीटर, 2914 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम तक। और उत्तर से दक्षिण तक जो है वो कितनी है, 3214 किलोमीटर। यहाँ पे अपने को कंफ्यूज नहीं होना है। देखो यहाँ पर जो लंबाई और चौड़ाई है लगभग समान है। क्या है, लगभग समान है। तो ये अपने को चतुर्भुज के आकार में भी दिखता है। अगले पॉइंट की अपन बात करेंगे कि इसका एरिया कितना है। तो इसका एरिया जो है कितना है, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। भारत का कुल एरिया कितना है, 32,87,200 किलोमीटर स्क्वायर। अब एरिया वाइज अगर इसकी बात करें, या अपन बात करें कि क्षेत्रफल वाइज जो है भारत की रैंक विश्व में कौन सी है,
तो 7th रैंक है। कौन सी रैंक है भारत की विश्व में? 7th रैंक है। और अगर वहीं प्रतिशत वाइज देखें कि विश्व की जो भूमि है उसका कितना प्रतिशत भारत के पास है, तो वो 2.42% या 2.42% जो है वो क्षेत्रफल किसके पास है? भारत के पास है। अब ये बात कर लेते हैं कि जब भारत 7वें नंबर पे आता है तो इसके पहले 6 बड़े देश और कौन से हैं? तो 6 बड़े देश में सबसे पहले ही उस लेक्चर में मैंने बताया था कि विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो रशिया है। सबसे पहला कौन सा है? रशिया सबसे बड़ा देश है। उसके बाद अगर अपन बात करें तो दूसरे नंबर पे आता है कनाडा, तीसरे नंबर पे आता है अपना चाइना, चौथे नंबर पे आता है यूएसए या अपन बात करते हैं जिसको संयुक्त राज्य अमेरिका बोलते हैं अपन। उसके बाद 5वें नंबर पे आता है ब्राजील, 6ठे नंबर पे आता है ऑस्ट्रेलिया, 7वें नंबर पे अपना भारत या इंडिया आता है। और एक बार क्वेश्चन एग्जाम में ये भी पूछ लिया गया था कि भारत के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से आने वाला 8वें नंबर का देश कौन सा है? तो वो एग्जाम में उसका आंसर क्या होना चाहिए था? अर्जेंटीना। कौन सा देश है 8वें नंबर का देश? अर्जेंटीना। एरिया वाइज या क्षेत्रफल की दृष्टि से 8वें नंबर का अर्जेंटीना। वहीं एक बार इस क्रम को फिर से देख लेते हैं कि सबसे बड़ा देश रशिया या रूस है, उसके बाद कनाडा, 3rd नंबर पे आएगा चाइना, 4th पे यूएसए या अमेरिका, 5वें पे ब्राजील, 6ठे पे ऑस्ट्रेलिया, 7वें पे भारत या इंडिया और 8वें पे अर्जेंटीना। अब बात करते हैं पॉपुलेशन वाइज या जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। अब यहाँ की पॉपुलेशन कितनी है? तो 2011 की जनगणना के हिसाब से 121,08,54,977 कितनी है? 121,08,54,977 कुल पॉपुलेशन किसके आधार पे बोल रहे हैं अपने? 2011 की जनगणना के आधार पर। और सेकंड नंबर अपना आता है जनसंख्या की दृष्टि से। अब बात करते हैं जब सेकंड नंबर आता है तो पहले नंबर पे कौन है? तो पहले नंबर पे जो है कौन है? चाइना। और दूसरे नंबर पे कौन है? भारत। अब स्थलीय सीमा की बात करते हैं अपन कि स्थलीय सीमा जो है, भारत की स्थलीय सीमा से क्या तात्पर्य? ऐसी सीमा जो जिसमें क्या नहीं आता हो, जलीय क्षेत्र को छोड़कर यहाँ तक लगभग पाकिस्तान की सीमा होती है और यहाँ पे जलीय समुद्र है और यहाँ पे ये सीमा, ये वाला एरिया जो है ये स्थलीय सीमा कहलाएगा। यहाँ से लेके ये पूरा एरिया यहाँ तक समुद्र की सीमा है, यहाँ तक ये क्या कहलाएगा? अपना स्थलीय सीमा। प्लस ये बांग्लादेश की सीमा जो है, ये सीमा, इन दोनों को मिलाकर अपन स्थलीय जो सीमा है अपन उसको क्या बोलेंगे या वो कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर। टोटल कितनी है? 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा है। वहीं अपन तटीय क्षेत्र की बात करें, तटीय जहाँ जिसके आसपास पानी भरा हो, तो वो सीमा यहाँ से समुद्री एरिया में लग जाएगी। जब ये स्थलीय सीमा हो गई तो नीचे वाली जो पानी से टच होती है वो क्या हो जाएगी? तटीय हो जाएगी। या कोस्टल एरिया कौन सा है? कोस्टल लेंथ कितनी है? तो यहाँ पे अपन बात करेंगे तो ये वाला जितना एरिया है, ये वाला यहाँ तक, यहाँ से लेके फिर थोड़ा सा ये एरिया भी आ जाता है, तो ये काई में आएगा अपना तटीय क्षेत्र में। तो तटीय क्षेत्र ये प्लस जैसे जो द्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसके आसपास का एरिया, लक्षद्वीप है, ऐसे छोटे छोटे जितने भी सारे इंडिया के पास द्वीप है, उन सभी द्वीपों के तटों की लंबाई अगर मिलाकर देखें अपन तो कुल या टोटल लंबाई तटीय सीमा कितनी है? 7,516 किलोमीटर। कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर। वहीं अगर अपन मुख्य तट की बात करें, द्वीपों की लंबाई जितनी भी है इसको हटा दें और अपन मुख्य तट की बात करें तो मुख्य तट कौन सा हो जाएगा अपने पास? ये वाला मुख्य भूमि का तटीय एरिया कितना है अपने पास? तटीय सीमा रेखा है, तटीय लंबाई कितनी है मुख्य तट की? तो वो है 6,100 किलोमीटर या 6100 किलोमीटर टोटल तटीय सीमा की लंबाई है। वहीं अपन बात करते हैं कि पड़ोसी देश कितने हैं। तो पड़ोसी देश की बात करेंगे तो भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो 7 हैं। कौन से पड़ोसी देश? ये स्थलीय पड़ोसी देश की बात हो रही। तो भारत के स्थलीय पड़ोसी देश कितने हैं? 7। अब मैं उस एरिया वाइज बताऊंगा कि सबसे ज़्यादा सीमा, एरिया वाइज नहीं, सबसे ज़्यादा सीमा किससे लगती है? तो सबसे ज़्यादा लगती है बांग्लादेश की। किसकी लगती है सबसे ज़्यादा सीमा? बांग्लादेश की। तो ये सब ऐसा देश है कि भारत के साथ सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा लगती है। वो कितनी लगती है? 4096। कितनी लगती है? 4096 किलोमीटर। 0.6 भी है चलेगा, नियर अबाउट 4,096 किलोमीटर या सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ अपनी सीमाएं लगती हैं, क्योंकि चारों ओर से भारत से ही घिरा हुआ है। कहीं से कहीं तक किसी दूसरे देश की सीमा इतने एरिया में नहीं लगती है, पूरा भारत से ही घिरा हुआ है, इसलिए
4096 किलोमीटर अपने भारत के साथ इसकी सीमा लगती है। क्वेश्चन आ जाता है कि भारत का ऐसा पड़ोसी देश या भारत से मुख्य भूमि से लगने वाले सबसे ज़्यादा सीमा रेखा किस देश के साथ लगती है, तो वो बांग्लादेश के साथ लगती है। अब वहीं पूछ लिया जाता है कि सबसे कम किसके साथ लगती है, तो सबसे कम लगती है अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। अफगानिस्तान के साथ कितनी लगती है, 106.6 किलोमीटर लगभग कुल वो लगती है सीमा रेखाएं। लेकिन अभी जो है ये विवादित एरिया है, क्योंकि ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में हो जाने के कारण या पीओके के कारण ये किससे लगती है, जो भी एरिया यहाँ से पीओके के अंतर्गत आता है उसके बाद ये सीमा जो है किसको टच कर रही है, ये पाकिस्तान के पास है। तो ये अभी जो वर्तमान में है इसी को डूरंड रेखा भी अपन बोलते हैं, तो किसके पास है ये, पाकिस्तान के पास। तो भारत और पाकिस्तान के बीच डूरंड रेखा है, ठीक है। अब बात करते हैं और कौन कौन से देश हैं। पहले नंबर पे कौन सा हो गया, बांग्लादेश। उसके बाद किसकी लगती है, दूसरे नंबर पे आ जाता है अपना पाकिस्तान। ये वाला एरिया सारा, ये वाली सीमा रेखा किससे लगती है, पाकिस्तान से। तो दूसरे नंबर पे कौन है, पाकिस्तान। अब तीसरे नंबर की बात करेंगे तो नेपाल। नेपाल कहाँ आ जाता है अपना, ये यहाँ आ जाता है। तो नेपाल की तीसरे नंबर की सीमा लगती है। फिर चौथे नंबर की अपन बात करें तो वो हो जाएगा म्यांमार। चौथे नंबर पे आ जाएगा अपना म्यांमार। पांचवें नंबर पे आ जाएगा भूटान। अब ये देश हो गए अपने पास 5, कितने, बांग्लादेश 1, पाकिस्तान 2, उसके बाद तीसरे नंबर पे आएगा अपने पास चाइना। तीसरे नंबर पे किसकी सीमा लगेगी अपने पास, चाइना की। चाइना या जिसको अपन बोलते हैं चीन। फिर आएगा अपने पास नेपाल, भूटान और म्यांमार। ये देश अपने साथ लगते हैं। फिर वहीं अपन बात करते हैं कि जलीय पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं। तो जलीय पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, वो भी 7 है संख्या में। एक श्रीलंका, दूसरा म्यांमार के साथ भी सीमा लगती है, तीसरा बांग्लादेश के साथ भी सीमा लगती है, चौथा पाकिस्तान के साथ भी सीमा लगती है। फिर अब 3 देश कौन से हैं, एक इंडोनेशिया जो नीचे है, एक मालदीव है और एक थाईलैंड। इतने देशों के साथ, कुल 7 देशों के साथ लगती है सीमा। एक बार फिर से देख लीजिएगा, पहला म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, फिर नीचे इंडोनेशिया, मालदीव और थाईलैंड। ये 7 देशों के साथ जलीय सीमा भी लगती है, जलीय पड़ोसी राज्य हैं। वहीं बात करते हैं अपन सीमा रेखा की। कुछ प्रमुख सीमा रेखाएं जो बार बार एग्जाम में पूछ ली जाती है, जैसे मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा जो है भारत और चाइना के बीच लगने वाली रेखा को अपन क्या कहते हैं, मैकमोहन रेखा। या इसका नाम सर मैकमोहन ने जो 1914 में इसको डिसाइड किया था। कब किया था, 1914 में। किसने किया था, मैकमोहन ने। हालांकि वो सीमा रेखा अभी तक क्लियर नहीं है और कहीं विवादित है और कहीं डिक्लेयर है, लेकिन 1914 में इसका प्रतिपादन तो नहीं बोल सकते हैं, इसका वो निर्धारण किया था। लेकिन चाइना इस रेखा को मानता नहीं है आज भी, लेकिन उसका नाम क्या है, मैकमोहन। फिर बात करते हैं कि भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है। तो ये भारत, और भारत का ये वाला हिस्सा यहाँ से लगता है उससे अफगानिस्तान से। तो इस रेखा को क्या बोलते हैं अपन, डूरंड सीमा रेखा। भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी, डूरंड सीमा रेखा। और कब डिसाइड करी थी ये, 1896 में। लेकिन अब क्या हो गया कि पीओके के पास है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के पास है। तो ये जो है अभी वर्तमान में किस किस देश के बीच में है, तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। डूरंड रेखा में कंफ्यूज नहीं होना है, एग्जाम में क्या लगाना है, भारत और अफगानिस्तान नहीं लगाते हुए पाकिस्तान और अफगानिस्तान लगाना है डूरंड रेखा के लिए। अब बात करते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा होती है, जो 1947 में डिसाइड करी थी। इस सीमा रेखा में रेड क्लिफ सीमा रेखा है। सर क्रीक भी है, 24 डिग्री चैनल भी है, बहुत सारी है, लेकिन अपने को भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी याद रखना है, रेड क्लिफ रेखा, जो कब डिसाइड की थी, 1947 में। अब अपन बात करेंगे कर्क रेखा की। तो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है, और साथ ही मध्य प्रदेश के भी लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। और ये है अपनी कर्क रेखा।
अब कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? क्वेश्चन हमेशा इससे पूछा जाता है कि एक 4 राज्य दे देंगे और पूछ लेंगे कि इनमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, तो अपने को ये पता होना चाहिए कि किन किन राज्यों से। तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। तो अब वो 8 राज्य कौन कौन से हैं देख लेते हैं अपन। सबसे पहले ये वाला जो है ये कौन सा है? गुजरात। तो यहाँ अपन देख लेते हैं कि पहला राज्य कौन सा हो गया? गुजरात। दूसरा राज्य कौन सा हो गया? यहाँ से राजस्थान का कुछ हिस्सा भी इसमें आता है, तो गुजरात के बाद दूसरा राज्य अपना हो गया राजस्थान। फिर आगे चलने पर यहाँ आ जाता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में काफ़ी लंबी, लगभग 14 जिलों से होकर गुजरती है ये। फिर आ जाता है अपना मध्य प्रदेश। फिर उस मध्य प्रदेश से निकलने के साथ ही छत्तीसगढ़ का कुछ हिस्सा यहाँ पर आ जाता है। छत्तीसगढ़ से जैसे निकलती फिर झारखंड का हिस्सा आ जाता है। झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से आगे चलने पर बांग्लादेश आ जाता है। उसके बाद ये वाला एरिया है ये है त्रिपुरा। कौन सा है यहाँ पे? त्रिपुरा। तो इस हिस्से से भी लगती है त्रिपुरा। त्रिपुरा से निकलने के बाद फिर यहाँ पे आ जाती है मेघालय, सॉरी मिजोरम। कहाँ से निकलती है? मिजोरम। इस तरीके से ये 8 राज्य हो चुके हैं। कौन कौन से? पहला याद रखना है गुजरात, उसके बाद याद रखना है थोड़ा सा राजस्थान का हिस्सा लगता है, फिर मध्य प्रदेश लगता है, उसके बाद छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर ये पश्चिम बंगाल, फिर बांग्लादेश में चली जाती है, फिर त्रिपुरा और मिजोरम। इस तरीके से 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अब बात करते हैं अपन भारतीय उपमहाद्वीप। अपनों ने आए दिन सुना होगा, जब भी अपन बुक पढ़ते हैं यहाँ कहीं भी भारतीय उपमहाद्वीप लिखा मिलता है। अभी भारतीय उपमहाद्वीप है क्या? भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत पाकिस्तान, भारत और यहाँ से ये अपना नेपाल, ये भूटान, श्रीलंका, इन सभी देशों को मिलाकर अपन क्या कहते हैं या क्या कहा जाता है? भारतीय उपमहाद्वीप। एक बार फिर से देख लेंगे। भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और बांग्लादेश, इतने देश इसके अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं अपन कि जो भारत में जो सर्वाधिक सीमाओं से लगा राज्य कौन सा है? अपनों ने भारत के विभिन्न देशों के साथ सीमा देखी, तो ऐसे उत्तर प्रदेश है भारत में जो लगभग 8 राज्यों से अपनी सीमा रेखा साझा करता है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक राज्यों के साथ अपनी सीमा रेखा साझा करता है। फिर बात करते हैं कि विदेशी सीमा जो है या सीमा किन राज्यों से विदेश की सीमा लगती है, कुछ यहाँ पर देख लेते हैं अपन, सभी तो नहीं देख पाएंगे। पहला है सिक्किम। सिक्किम की लोकेशन कहाँ पे है? ये रहा अपना सिक्किम। अब इस सिक्किम की सीमा किन किन देशों से लगती है? तो सिक्किम की जो है नेपाल से लगती है, इधर भूटान से लगती है और ये सीमा लगती है चाइना से। यहाँ कौन सा देश है? चीन। तो सिक्किम की जो वो सीमा रेखा है वो 3 देशों से लगती है, चाइना या चीन, नेपाल और भूटान से। यह है सिक्किम अपना। फिर बात करते हैं अपन अरुणाचल प्रदेश की। तो अरुणाचल प्रदेश की भी यहाँ चाइना, भूटान और म्यांमार से इसकी सीमा लगती है। फिर बात करते हैं अपन त्रिपुरा की। तो त्रिपुरा 3 ओर से किससे घिरा हुआ? यहाँ है त्रिपुरा की लोकेशन। ये त्रिपुरा 3 ओर से तो बांग्लादेश से घिरा हुआ है और एक तरफ से अपने भारत की सीमाएं यहाँ पर लगती है। फिर अपन बात करते हैं क्या कि जो जीवित जल पुल कौन बनाता है या जीवित जल पुल किसको कहा जाता है? जड़ पुल है एक्चुअली, जीवित जल नहीं है। जीवित जड़ पुल किसको कहा जाता है? तो मेघालय में एक खास जनजाति पाई जाती है जिसको अपन कहते हैं खासी। कौन सी प्रजाति पाई जाती है? खासी। खासी गारो, ये नाम सुना होगा आपने। खासी गारो जयंतिया, ये पहाड़ियाँ भी हैं इस एरिया में और यहाँ पे वो जनजाति भी पाई जाती है। तो एक जनजाति होती है खासी। तो जो खासी जनजाति है ये क्या करती है कि रबर ट्री नामक एक पेड़ होता है, तो जैसे पानी की कोई धारा जा रही है तो उसके पास आसपास जो रबर ट्री नामक पेड़ होता है उसको उसकी जड़ों को अनुवर्धित करके ये क्या करते हैं कि एक जड़ पुल का निर्माण कर देते हैं। मान लीजिए यहाँ ट्री है और यहाँ पे ट्री है, तो इनकी जड़ों को अनुवर्धित करके ये क्या कर देते हैं? जड़ के पुल का निर्माण कर देते हैं। ये पानी की धारा इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में जा रही है। तो ये जो जीवित जड़ पुल का निर्माण करते हैं, ये रबर ट्री की जड़ें होती हैं, उनको अनुवर्धित करके कौन सी जनजाति अक्सर पूछ लिया जाता है, तो खासी। ये जीवित जड़ पुल वाला क्वेश्चन भी आ सकता है। इसको वहाँ की स्थानीय सीमा में क्या, स्थानीय भाषा में इसको जीवित जड़ पुल को क्या कहा जाता है? तो जिंग केंग इरो। क्या कहा जाता है? जिंग केंग इरो।
जिनगेंग इरोंग के नाम से इसको वहाँ स्थानीय भाषा में जाना जाता है। फिर बात करते हैं अपन यांग्याप दर्रे की। अब ये यांग्याप दर्रा कहाँ पे है? यांग्याप दर्रा जो है यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है और ब्रह्मपुत्र नदी जिस जगह से भारत में प्रवेश करती है ये ऐसे फिर चली जाती है यहाँ और गंगा में मिलके कहाँ चली जाती है? समुद्र में। तो ये यहाँ इस लोकेशन में ऐसे आती है और यहाँ आके ऐसे भारत में प्रवेश करती है। तो जिस दर्रे से या जहाँ पहाड़ी को काट कर जहाँ प्रवेश करती है उसको अपन यांग्याप दर्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? यांग्याप दर्रा उसका नाम है। और ये कहाँ कौन से प्रदेश में है? तो ये अरुणाचल प्रदेश है। तो अरुणाचल प्रदेश में यांग्याप दर्रा है और उस दर्रे से कौन सी नदी भारत में प्रवेश करती है? तो वो ब्रह्मपुत्र नदी है। फिर बात करते हैं अपन की पटकाई की पहाड़ियाँ। अब ये जो है इस एरिया में भारत और म्यांमार के बीच में पटकाई की पहाड़ियाँ लगती है। ये लगभग इसका एरिया अपन ये मान सकते हैं इस एरिया में पटकाई की पहाड़ियाँ हैं। कौन सी पहाड़ियाँ हैं? पटकाई की पहाड़ियाँ, जो किस किस को जोड़ती है? भारत और म्यांमार के बीच में पड़ती हैं। और इसी के बीच में एक दर्रा पड़ता है, एक पास जिसको बोलते हैं, वो कौन सा है? तुजू दर्रा। कौन सा दर्रा पड़ता है यहाँ पे? तुजू दर्रा। फिर बात करते हैं अपन की जो रामेश्वर है। रामेश्वर हम कहाँ हैं? कन्याकुमारी के यहाँ पे थोड़ा अंदर चलने पर रामेश्वरम द्वीप आता है। रामेश्वर से थोड़ा सा आगे या उसके निकट ही एक धनुषकोडी नामक स्थान है। कौन सा स्थान है? धनुषकोडी। और धनुषकोडी और इधर श्रीलंका में एक स्थान है जिसको तेलिया मन्नार कहा जाता है। उस स्थान का नाम तेलिया मन्नार यहाँ पे श्रीलंका में है। और ये धनुषकोडी जो है ये भारत में रामेश्वर के निकट है। इन दोनों के बीच में एक प्रवाल द्वीप, कौन सी? प्रवाल द्वीप रेखा बनी हुई है। प्रवाल भित्ति से प्रवाल की द्वीप रेखा बनी हुई है जिसको आदम का पुल भी कहा जाता है, या अपन कहें तो श्री राम सेतु के नाम से भी इसको जाना जाता है। इस पर काफ़ी विवाद भी हुआ था काई के लिए कि वो जहाज को यहाँ से यहाँ माल ले जाने के लिए पूरा श्रीलंका को पार करके जाना पड़ता था। तो इसको तोड़ने के लिए चर्चा भी पहले चली थी जो काफ़ी विवादित रही। इस कारण इसको कैंसिल कर दिया गया। ये रही भारत की सामान्य जानकारी। अब अपन भारत की टॉपिक वाइज आगे लेक्चर बाय लेक्चर पढ़ते रहेंगे और हो सके तो इसको ज़रूर आप नोट करते चलिए ताकि आपका रिवीजन करने में आसान रहे। केवल पॉइंट टू पॉइंट जो मैं एक एक चीज़ बता रहा हूँ वो फैक्ट है और हर एग्जाम में कहीं ना कहीं इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करेंगे अपन भारतीय मानक समय रेखा की। भारतीय मानक समय रेखा किसको बोलते हैं? तो जो ग्रीनविच वर्ल्ड की जो मैंने बताई थी कि उसको ग्रीनविच लेब से गुजरने वाली रेखा को क्या मान लिया गया? वहाँ से टाइम को 0 मान लिया गया और उसके इधर और उधर 2 हिस्सों में बांट दिया गया। तो इधर जो चलते हैं वो टाइम प्लस होता जाएगा, उधर चलेंगे तो टाइम माइनस होता जाएगा। अब बात करते हैं अपन कि भारतीय मानक समय रेखा जो है वो कितनी है? 82.5 डिग्री या 82.5 नहीं है, एक्चुअली वो 82 डिग्री और 5 मिनट है, या ऐसा लिखा जाता है 30 मिनट है। 82.5 डिग्री और 30 मिनट है या 82.5 डिग्री है, वो 82 डिग्री और 30 मिनट। अब ये जो है भारतीय मानक समय रेखा कहा जाता है और ये कहाँ से होकर गुजरती है? वैसे पहले देख लेते हैं कि भारतीय मानक समय हमेशा आपको कहीं टाइम जोन सिलेक्ट करने से पहले आपको ऐसा लिखा मिलता है। इसका मतलब होता है कि भारतीय समय जो ग्रीनविच समय है उससे 5.5 घंटे आगे चलता है। कितना आगे चलता है? 5.5 घंटे आगे चलता है। क्यों? क्योंकि 82.5 डिग्री इसको अपनों ने मानक समय रेखा माना है। अभी किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये जो मानक समय रेखा है ये सबसे पहले उत्तर प्रदेश, ये यूपी से होकर गुजरती है। यूपी से होकर गुजरती है पहला राज्य। उसके बाद यूपी से थोड़ा नीचे चलेंगे तो ये एमपी से होकर गुजरती है। एमपी में कहाँ से गुजरती है? सिंगरौली वाला जो जिला है, सिंगरौली जिले से सीधी सिंगरौली जिले से होकर गुजरती है। और ये एमपी के बाद अपन चलते हैं तो छत्तीसगढ़ से, सीजी से, फिर आता है अपने पास उड़ीसा से या उड़ीसा बोला जाता है, उड़ीसा से। और एक और जो राज्य है नीचे वो कौन सा है? अपना आंध्र प्रदेश। किससे गुजरती है? आंध्र प्रदेश से। इस तरीके से 1, 2, 3, 4 और 5 राज्यों से होकर गुजरती है क्या? अपनी भारतीय मानक समय रेखा। ये भी अपने को याद रखना है। अब भारत के पूर्व में अगर बात कर लें अपन तो जो जलीय भाग है इस यहाँ पर बंगाल की खाड़ी कहा जाता है इसको, और इधर अरब सागर पाया जाता है, इधर बंगाल की खाड़ी पाई जाती है। और इसके जो पश्चिम है जो दक्षिण है यहाँ पर हिंद महासागर
पाया जाता है। एकमात्र ऐसा देश जिसके नाम पर महासागर का नाम रखा गया वो कौन सा है? भारत। और उसके नाम पे क्या रखा गया? हिंद महासागर। और उत्तर में क्या है? यहाँ पर विशाल हिमालय है, जो विश्व का सबसे ऊंची चोटी भी इसी हिमालय पे है। उसके बारे में विस्तृत अपन हिमालय के बारे में विस्तृत अपन आगे लेक्चर में पढ़ेंगे। आज का लेक्चर होता है यही समाप्त।